नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे तीसरी कविता कविता के बहाने, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। इसमें कवि ने कविता का संबंध कविता की रचनात्मकता और उसमें छिपी अपार ऊर्जा को प्रतिपादित किया है। यानी कविता जो है उसको लिखने के लिए किसी विशेष विषय की ज़रूरत नहीं। भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, जो कविता जो है उसकी खुशबू जो है तीनों कालों तक फैलती रहती है और जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो सीमा में बंद करके नहीं रहती। तो यही कुंवर नारायण जी ने इस कविता में कहा है। पहला पद्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसमें जो कविता है कवि ने कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया है। भी जैसे मन उड़ता है उसी तरह कविता की उड़ान, यानी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वही बात जो है यहाँ पर लागू होती है। कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया गया है। कोई चिड़िया भी उड़ती है पर चिड़िया और कविता की उड़ान एक समान नहीं है। क्यों एक समान नहीं है? क्योंकि चिड़िया जो है वो थक जाती है और कहीं भी बैठ जाती है, विश्राम करती है, लेकिन कविता जब चलती है तो उसके चलने की कोई सीमा नहीं होती। आज उस कविता को यहाँ भी पढ़ा जा रहा है और आज उस कविता को अगर विदेश वालों को भी वो पसंद है तो विदेशी भी उस कविता को पढ़ रहे हैं। भूतकाल में भी पढ़ी गई, भविष्य में भी पढ़ी जाएगी और वर्तमान में भी पढ़ी गई है। तो इसलिए कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान जो है वो अलग अलग है। तो इसमें कवि ने कहा है कि चिड़िया की उड़ान के समान कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है। भाई जैसे चिड़िया उड़ती है उसी तरह कविता की भी क्या है, एक उड़ान है। किंतु जो चिड़िया है उसकी उड़ान जो है वो सीमित है। भी एक घर से दूसरे घर चली जाती है या बाहर से भीतर चली जाती है, तो जो चिड़िया है उसकी उड़ान कैसी है, सीमित है। पर कविता की उड़ान जो है उसकी कोई सीमा नहीं, कविता की उड़ान असीमित है। अर्थात कविता एक बार लिखी जाती है और अनंत काल तक इसी प्रकार सर्वत्र अपनी उड़ान भरती रहती है। एक बार लिखी जाने के लिए वो सदा सदा पढ़ी जाती है। अब जो कविता हम कर रहे हैं या जो हमने पहले की है तो वो कविताएं न जाने कब लिखी गई। जैसे जो ये कवि का जन्म है वो हुआ है 1927 में और हम कब पढ़ रहे हैं इसको 2020 में। तो कितने दिन पुरानी ये कविता आज हम पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस कविता को पढ़ेगी। तो चिड़िया की उड़ान और जो कविता की उड़ान जो है वो हमेशा अलग है। यानी कविता एक बार लिखी जाती है और उसको अनंत काल तक पढ़ा जाता है। उसकी अर्थ छवि और शब्द छवि सर्वत्र विराजमान रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। वह अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर यहाँ वहाँ सब जगह अंदर बाहर जगत में भी अपनी उड़ान भरती रहती है। कल्पना रूपी पंख लगा करके गोचर और अगोचर यानी सजीव और निर्जीव जगत में उड़ने का क्या अर्थ होता है, इसे केवल कविता ही जानती है। इसे चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमित सीमा होती है, एक सीमित समय होता है। लेकिन जो कविता है उसके आनंद की अनुभूति भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों में ही ली जाती है। तो इस तरह से
चिड़िया के उड़ने का और कविता की उड़ान का इतना ज़्यादा अंतर है, इतना ज़्यादा उन दोनों में फ़र्क है। दूसरा पद्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब कवि ने क्या कहा है कि जो कविता है वो फूलों की तरह खिलती है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह जो कविता है जब वो लिखी जाती है तो उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल जाती है। परंतु कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। अब कविता का खिलना, कविता किस तरह से खिलती है वो फूल नहीं जान सकता, क्योंकि फूल तो घर में खिल जाता है, बाहर खिल जाता है, एक घर में खिल जाता है, दूसरे घर में खिल जाता है, और जो सुबह खिलता है वो शाम तक मुरझा भी जाता है, और उसकी खुशबू भी सीमित होती है। एक घर में फैलती है, दूसरे घर में फैल जाती है, ठीक है। लेकिन कविता की जो खुशबू है वो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों ही कालों में बिना मुरझाए उसकी खुशबू फैलती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, यानी बिना मुरझाए जिस तरह कोई फूल है वो थोड़े समय तक खिलता है और अपनी महक फैलाता है, परंतु जो कविता है उसकी जो खुशबू है वो बिना मुरझाए जो है वो हमेशा महकती रहती है। इस प्रकार जो फूल है वो कविता के महकने का अर्थ नहीं समझता, इसे केवल कविता ही जान पाती है, फूल नहीं। अगला पद्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब इस पद्यांश में जो कवि है उसने कविता की जो तुलना है छोटे छोटे बच्चों से की है, कि जिस तरह बच्चे जो हैं एक घर से दूसरे घर भागते रहते हैं और सब एक जो मोहल्ला है उसको एक घर बना देते हैं, तो कविता की जो तुलना है वो भी वो कवि ने एक जो है बच्चों से की है। अपने आसपास का जो एक नया संसार होता है वह छोटे बच्चों के खेल की तरह होती है, जो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होती। जैसे बच्चा है वो ये नहीं समझता कि ये हमारा घर है या पराया घर है या इस पड़ोसी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, उसी तरह कविता भी ऐसे ही होती है बच्चे की तरह। कविता भी को भी ये नहीं पता होता कि भी मुझे ये पढ़ेगा या इसे पढ़ी जानी चाहिए या इसको नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कवि ने जो कविता की तुलना है वो बच्चे के साथ की है, ठीक है। अब कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। कविता किसके समान मानी गई है? बच्चों के खेल के समान है। कविता भी शब्दों का खेल है, कविता शब्दों का खेल है, यानी जिसके पास शब्द भंडार होगा वही व्यक्ति कविता कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास शब्द भंडार नहीं है वो कभी कविता नहीं कर सकता। अर्थात कविता रचयिता के पास भावों का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने खेल में मगन हो, बाहर भीतर की परवाह नहीं करते। बाहर भीतर या अगर वैगर, यानी बच्चे जो हैं जब खेलने निकलते हैं तो वो बाहर खेल रहे हैं या भीतर खेल रहे हैं वो इसकी परवाह नहीं करते। वे एक घर से दूसरे घर यानी हर घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार क्रिया जो कविता है वो भी प्रत्येक घर में पहुंच सकती है। जो बच्चे हैं अपनी मनमोहक क्रीड़ाओं यानी खेलों से, अपनी लीलाओं से हर जगह आनंद उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कोई बच्चे खेलते हैं तो वो किसी का भी बच्चा है बहुत ही प्यारा लगता है, सबके मन में वो आनंद उत्पन्न कर देता है, जिससे सारा जो वातावरण है वो आनंदित हो उठता है। अपनी क्रीड़ाओं से सब
घर एक बना देने का अर्थ होता है कि इसे केवल बच्चा ही जान सकता है, कविता इसे कभी नहीं जान सकती। यानी बच्चों के लिए संपूर्ण धरती ही एक समान है। सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी सभी घरों को एक कर देना, यानी सब किसी के भी घर में जाए मतलब वो अपने खेलने का स्थान कहीं भी ढूंढ सकता है। तो कवि ने जो है बच्चों के खेलने को कविता से भी ऊपर माना है कि जैसे बच्चे हर जगह को अपना खेल का स्थान बना लेते हैं और सबके मन में आनंद भर देते हैं, उसी तरह कविता भी जो है जहाँ भी पढ़ी जाती है वो भी सभी के घर में आनंद जो है भर देती है, सबके दिलों में आनंद भर देती है। बच्चों के लिए संपूर्ण धरती ही कैसी है, एक घर के समान। उसी तरह कविता के लिए भी सब सारी धरती क्या है, एक ही जैसी है। अगली कविता है, इसी कविता का पाठ मतलब इसी कवि का पाठ है, कुंवर नारायण के द्वारा ही रची गई है। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर मतलब बात जो है बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन उसको भाषा के चक्कर में यानी उसको जो है बहुत ही क्रिटिकल बनाने के लिए मतलब अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या करते हैं, उसको मुश्किल शब्दों में उलझा देते हैं और भाषा के चक्कर में जो बात हम समझाना चाहते हैं वो किसी को समझ में नहीं आती। तो ये ऐसा ही इसमें कहा गया है कविता में। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसमें जो कवि है वो क्या कह रहा है कि कथन यानी जो बात कही गई है और कहने का जो माध्यम है दोनों का आपस में द्वंद्व प्रस्तुत किया है। जैसे द्वंद्व समास होता है, दोनों का आपस में क्या प्रस्तुत किया है, द्वंद्व। भाषा के सहज प्रयोग पर कवि ने बल दिया है कि अगर हमें किसी को अपनी बात समझानी है तो सरल से भी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी बात सबको समझ में आ जाए। अब कवि कहता है कि जब भी कवि अपनी जो सीधी सादी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से कह नहीं पाता, बल्कि उसकी बात जो है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। जरा टेढ़ी फंस गई यानी बात जो है वो बिगड़ जाती है, वह बात अधिक कठिन हो जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। अब कवि कहता है कि उसे सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक परिवर्तन किए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए अथवा बात जो है वो भाषा से घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। भाई या तो बात सबको समझ में आ जाए या फिर भाषा से बाहर निकल जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। परंतु जो कवि है वो भाषा के चक्कर में पड़ कर के अपनी बात समझाने में असमर्थ होता है और उसकी बात जो है उलझती ही चली जाती है, यानी भाषा के चक्कर में पड़ जाती है और कवि को उस बात का समझाना और भी कठिन हो जाता है। वह बात को जितना अधिक सहज बनाना चाहता है भाषा के जाल में, उसकी जो बात है वो और भी पेचीदा होती चली जाती है और भी मुश्किल होती चली जाती है, अर्थात वह अपनी बात को सरलतम ढंग से किसी को नहीं समझा पाता। अगला पद्यांश है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था।
यानी कवि क्या कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य, यानी जब कोई बात फंस जाती है, जब हम कहीं पर उलझ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन कवि ने धैर्य से काम नहीं लिया। यानी कवि ये कहता है कि जब मैं अपनी बात को किसी के आगे समझा नहीं सका तो मैं जो है, मेरा जो धैर्य है वो ख़त्म होता चला गया। और ज्यों ज्यों मैंने उस पेंच को खोलने का प्रयत्न किया, यानी उस भाषा को समझाने का प्रयत्न किया, तब तब उसे मैं बेतरह कसता चला जा, यानी भाषा के चक्कर में उसको और भी फंसाता चला गया। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं जो उसे देख रहे थे, यानी इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। यानी मेरी जो भाषा थी उसको सुन कर के भी हाँ ये तो बहुत ज्ञानी है, उस भाषा को सुन कर के जो तमाशबीन थे, जो तमाशा देखने वाले थे, जो मजाक उड़ाने वाले थे, कवि को उनकी जो शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी। तो इस तरह से जो वो बात समझाना चाहता था, उसको समझाने की बजाय उसकी बात और भी जो है क्या होती चली गई, उलझती चली गई। जो है उस जो अपनी जो भाषा है, अपने जो भाव है, उनको समझे बिना ही मूर्ख लोगों की प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी, जिस कारण से वो भाषा के चक्कर में और भी फंसता हुआ चला गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी भाषा की चूड़ी मर गई, यानी जिसको वो समझाता था वो क्या हो गई, वो उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। उस जो बात समझानी थी उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। इसका परिणाम वही हुआ कि जिसका डर था कि उस बात का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो गया। ज़ोर ज़बरदस्ती जब मैंने लोगों को अपनी बात समझानी चाही तो वो क्या हो गई, अर्थहीन हो गई, उसका प्रभाव ख़त्म हो गया। भाषा में उसका कोई महत्व नहीं रहा, भाषा के लिए व्यर्थ सिद्ध हुई और मात्र शब्द जाल बन कर के रह गई। भाषा में बेकार ही वो घूमने लगी। ठीक उसी प्रकार मैं से जिस प्रकार ज़ोर ज़बरदस्ती करने से किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है, जब हम कोई पेंच बंद करने की कोशिश करते हैं और वो पेंच जो है बंद नहीं होता, ज़बरदस्ती हम उसको बंद करते रहते हैं तो क्या होता है, उसकी चूड़ी मर जाती है। तो उसी तरह मैंने जब भाषा को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उस कोशिश में का जो दुष्परिणाम है वो क्या हुआ, जो भाषा है वो प्रभावहीन हो गई और जैसे पेंच की चूड़ी मर जाती है उसी तरह उसकी चूड़ी मर गई और वह पेंच बेकार हो जाता है। और उसी तरह उसकी जो बात है जो समझाना चाहता था वो भी क्या हो गई, बेकार हो गई और भाषा के चक्कर में घूमने लगी। अगला पद्यांश है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। अब क्या हुआ, इसमें क्या है कि कवि कहता है कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट न हो सकी, यानी हार कर उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। क्यों ठोक दिया कि जो बात वो समझाना चाहता था वो किसी को समझा नहीं सका। तो क्या हुआ, जब चूड़ी मर गई, पेंच की चूड़ी मर जाती है तो क्या करते हैं हम, हथौड़ा लेकर के उसको ऐसे ही गाड़ देते हैं, ठोक देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उसने भी भाषा में ऐसे ही उस बात को ठोक दिया, यानी उसके ऊपर हथौड़ा मार के उसको सेट कर दिया वहाँ पर, वह प्रभावहीन हो गई। जब बात स्पष्ट नहीं हो सकी तो क्या हो गया, प्रभावहीन होगी, क्योंकि ना तो उसमें कसाव था। अब पेंच होगा तो क्या होगा, कसाव होगा, यानी प्रभाव होगा और ताकत होगी। जब उसका पेंच ही ख़त्म हो गया, जब उसकी चूड़ी ही ख़त्म हो गई, जब उसका प्रभाव ही ख़त्म हो गया, अर्थ ख़त्म हो गया, तो वो बात क्या हो गई, ना तो उसमें प्रभाव था ना ही उसमें अर्थ समझाने की कोई ताकत नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब कवि उस बात को क्या कहता है कि एक शरारती बच्चे की समान जो है वो उसके साथ
खेलने लगी। यानी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है, और जो है उसको पसीना आने लगा, और पसीना पहुँचते देख करके उस भाषा ने एक बच्चे की तरह जो है प्रश्न किया, क्या तूने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो पसीना पहुँचते देखकर मुझसे पूछा कि क्या मैंने भाषा का सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा। यानी कवि ने भाषा को व्यवहार में लाना नहीं सीखा। ऐसा किसने पूछा? जो वो बात थी, जो भाषा थी। वह जानना चाहता था कि मैं शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज सरल भाषा में अपनी बात कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ कर के एक आसान सी बात को भी मैं आसानी से नहीं समझा सका। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें कोई अपनी बात स्पष्ट करनी है तो भाषा का जो प्रयोग है वो सरलता से यानी सरल रूप से करना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को कह सकें। धन्यवाद बच्चों।